और बड़ी खबर देखिए, इंडोनेशिया बाले में G20 समिट चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट में आज इन तमाम देशों ने यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये उत्पादन में, इकोसिस्टम के उत्पादन में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देश जो है यहाँ पर इस मैनग्रोव फॉरेस्ट का दौरा करेंगे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देशों के जो प्रमुख हैं वो फिलहाल मैनग्रोव फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से पोलैंड पर हमला हुआ है उसके बाद से थोड़ा डिले कार्यक्रम में हुआ है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इंडोनेशिया के बाली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मैनग्रोव फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है और तमाम देशों के जो प्रमुख हैं वो भी इस मैनग्रोव फॉरेस्ट का दौरा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को लेकर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल इंडोनेशिया से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आज G20 की अध्यक्षता भी भारत को सौंपी जाएगी। 1 दिसंबर से भारत मेजबानी करेगा G20 की। और ये तस्वीरें आप बाली के इंडोनेशिया से देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट का भी दौरा भी करेंगे। तमाम प्रमुख जो है यहां पर पहुंच रहे हैं। ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से बातचीत होनी है। बायलैटरल टॉक्स होंगे, किस तरीके से वैश्विक तरीके से भारत लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि किस तरीके से सुधरी है, मजबूत हुई है, इसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। यूके के साथ भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे इमैनुअल मैक्रोन के साथ। इससे पहले आपने कल देखा कि किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, बातचीत की। डिनर जब वहां पर रखा गया था उस दौरान बातचीत शी जिनपिंग के साथ हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 8 देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बायलैटरल टॉक्स करेंगे। काफी अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। मैनग्रोव फॉरेस्ट की भी यहाँ पर ये यात्रा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें सीधी बाली से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि G20 समिट उस समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। और आज भी लगातार तस्वीरें जो है यूक्रेन से सामने आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से एक बार फिर से मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। कीव हो, वहां पर भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर भी हमले किए गए हैं। और इस बीच आज की ये अहम बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मायने में अहम हो जाती हैं, क्योंकि युद्ध के बीच जिस तरीके से G20 समिट रखा गया है, व्लादिमीर पुतिन इस G20 समिट में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन आतंक को लेकर या यूक्रेन वॉर को लेकर लगातार इस समिट में बातचीत हुई है। आज भारत को अध्यक्षता भी सौंपी जाएगी G20 समिट की, और 1 दिसंबर से भारत इसकी मेजबानी भी करेगा। तो G20 के मैनग्रोव कार्यक्रम में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी, जल परिवर्तन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को किस तरीके से पार किया जा सकता है, उस पर भी आज चर्चा होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि मैनग्रोव संगठन में भारत अभी अभी शामिल हुआ है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के लिहाज से, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के लिहाज से क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, किस तरीके से तमाम देश आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाली इंडोनेशिया से, जहां पर G20 के मैनग्रोव कार्यक्रम में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और देखिए, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। और नीरज मेरे सहयोगी बाली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनग्रोव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और इसके बाद क्या कुछ चर्चा होगी यहाँ पर इस कार्यक्रम में? देखिए, यहाँ कोई आधिकारिक तौर पे चर्चा होने वाली नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है पूरे G20 का और दुनिया के बाकी देशों का। और उस पे एक संदेश देने के लिए यहाँ तमाम नेताओं को लाया गया है G20 के अध्यक्ष की तरफ से, यानी जोको विडोडो, जो कि अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से। और मैंग्रोव का बहुत योगदान है जलवायु में। अगर आपको बेहतर करना है, जलवायु को बेहतर करना है, जलवायु में जो परिवर्तन नकारात्मक तौर पे हो रहे हैं, अगर उसमें सकारात्मकता की ओर बढ़ना है तो बहुत बड़ा योगदान होता है मैंग्रोव वन का, मैंग्रोव पौधे का।
तो उसी के लिए जो बाइडन को आप देख सकते हो। जो बाइडन जिस समूह में बैठे हैं, जिस ग्रुप में बैठे हैं, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इमैनुअल मैक्रों के बगल में बैठे हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जो बाइडन को देख सकते हैं, 1.5 घंटे ये कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ है। और 1.5 घंटे कार्यक्रम में देरी की वजह यह है कि पोलैंड पर जो हमला हुआ है मिसाइल से, उस पर G7 के और NATO नेताओं की यहाँ बैठक हो गई। G7 के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इसीलिए बैठक बुला ली जो बाइडन ने, क्योंकि एक बड़ा मसला है। पोलैंड में पहली बार रूसी मिसाइल पहुंचा है जो पोलैंड का दावा है। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दी, ये मैंग्रोव कार्यक्रम का स्थल है, अंटीला कहते हैं, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसी के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अभी तक चीनी राष्ट्रपति और रूसी विदेश मंत्री हमें नहीं देखने को मिले हैं। हो सकता है वो आने वाले होंगे, लेकिन अभी नज़र नहीं पड़ी है मीडिया के कैमरों की। लेकिन जो बाइडन को आप देख सकते हो और जो बाइडन जिस ग्रुप में बैठे हैं, अभी आप जैसे कैमरा पीछे जा रहा है, जूम आउट हो रहा है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्रुप में बैठे हुए हैं जिस ग्रुप में जो बाइडन है। बाएं साइड, कैमरे के बाएं साइड आप जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, बाएं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों से चर्चा करिए। जो कैमरा पैन कर रहा है, अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ वह जोको विडोडो फ्रांस के राष्ट्रपति के बगल में बैठे हुए। तो एक दो समूह में बैठे हुए हैं नेता और ये सेल्फी ली जा रही है जोको विडोडो के साथ। एक G20 के मेहमान देश हैं उनके नेता की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5 घंटे देरी हुई है, लेकिन पोलैंड का भी इफेक्ट इस कार्यक्रम पे दिखा है। 1.5 घंटे देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। आज 8 देशों के नेताओं से इनका कार्यक्रम है मिलने का, लेकिन अब उसमें बदलाव हो सकता है, समय में बदलाव हो सकता है। कितने नेताओं से मिलेंगे अभी ये तय नहीं है, क्योंकि G7 के नेताओं की बैठक हुई है, NATO देशों के नेताओं की बैठक हुई है। जो बाइडन के नेतृत्व में जो बाइडन ने बयान दिया है कि अभी इसकी जांच करेंगे। पोलैंड पे जो हमला हुआ, पोलैंड का जो दावा है, पोलैंड NATO का सदस्य है, 30 सदस्य देश है NATO में, और किसी सदस्य देश पर अगर हमला कोई देश करता है तो NATO की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे। यूक्रेन NATO का सदस्य देश नहीं है, इसलिए यूक्रेन बार बार NATO का सदस्य बनने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन इसलिए NATO के सदस्य उसकी तरफ से पूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे, डायरेक्ट लड़ाई में नहीं है, क्योंकि NATO का सदस्य यूक्रेन नहीं है। लेकिन पोलैंड NATO का सदस्य है, और अगर पोलैंड पे हमला हुआ है और अगर रूसी मिसाइल से हमला हुआ है और इसकी पुष्टि होती है तो NATO को जवाब देना होगा। यहाँ बैठक की वजह से ये 1.5 घंटे कार्यक्रम देरी से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं। और आज तीसरा सत्र है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, G20 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा सत्र है। उस सत्र में हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी कि मैंग्रोव कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया। मैंग्रोव एजेंडे में भी है G20 सम्मेलन के। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बार बार बात होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में, वातावरण में बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो मैंग्रोव वन का विस्तार करना होगा, विकास करना होगा। पश्चिम बंगाल में भी, भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे विशाल मैंग्रोव वन है। और यहाँ जो बाली का जो हिस्सा है, अंटीला स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसके नीचे तमाम नेता मौजूद हैं और हो सकता है इन्हें मैंग्रोव वन भी दिखाया जाए। यहाँ अभी बैठे हुए हैं 2 समूहों में तमाम नेता बैठे हुए हैं, कुछ नेता आने बाकी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक नहीं पहुँचे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव अब तक नहीं पहुँचे हैं। कार्यक्रम में देरी हुई है, प्रधानमंत्री भी देर से पहुँचे क्योंकि कार्यक्रम में देरी हुई है। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव होता है। 45 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया था G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री का, और इस दौरान 8 बायलैटरल मीटिंग्स तय की गई थी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके तमाम विषयों पे बातचीत हुई है, लेकिन वो बायलैटरल टाइप की मीटिंग नहीं थी, पूल साइड मीटिंग होती है। आप खड़े खड़े बात कर लेते हैं साइड में 2 से 4 मिनट, जो हमें ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी गई है, लेकिन बातचीत हुई है विभिन्न मसलों पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से भी आज पहली बायलैटरल मीटिंग इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से थी, लेकिन उसमें देरी हुई है। अब देखना होगा कि तीसरे सत्र के बाद, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, क्या तीसरे सत्र के बाद वो बैठक शुरू होती है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, कैमरा पर्सन अनिल कुमार से अनुरोध करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाएं, जो उस ग्रुप में बैठे हैं जिसमें बाइडन भी है, दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता बैठे हैं। दूसरी तरफ एक और समूह आपको दिख रहा होगा जिसमें G20 के बाकी देशों के
नेता मौजूद हैं। 2 समूह बनाया गया है इस मैंग्रोव कार्यक्रम के लिए। अंटीला में जहां तमाम नेता मौजूद हैं वहां 2 समूह बनाया गया है और इस समूह में एक तरफ बाइडन, एक तरफ मोदी, एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वो बारी बारी से दोनों समूह के बीच में जाते हैं। हालांकि कोई खास कोई प्लान तरीके से नहीं बनाया गया कि यहाँ कौन बैठेगा वहाँ कर, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उस तरीके से बैठाया जा रहा है। जो बाइडन देरी से पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने बाइट भी दिया है, जानकारी भी दी है G7 की बैठक के बाद कि जो भी जांच में पाया जाएगा उसके बाद एक सामूहिक तौर पे फैसला करेंगे G7 के सदस्य कि आगे क्या करना है। और नेटो का जो फैसला होता है उसमें G7 के सदस्य देशों के फैसले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण निर्णय G7 के नेता करते हैं और G7 में भी अमेरिका का फैसला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। G20 में G7 के सभी नेता मौजूद हैं, कुछ अभी तक नहीं पहुंचे हैं और कुछ पहुंचने वाले। ये काफिला देख रहे, बारी बारी से काफिला आता है और नेता पहुंचते रहते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडन पहुंच गए हैं और एक ये दूसरे सदस्य देश की गाड़ी पहुंच गई है मैक्सिको। दूसरे सदस्य देश की काफिला पहुंचा है, देखना होगा कौन इसमें मौजूद होता है। आपको बता दें, और G20 को लेकर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कमेंट को उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है। अंतिम तौर पे उस शब्द को लिया जाता है कि नहीं, देखना होगा। लेकिन भारत को उपलब्धि हासिल हुई है G20 सम्मेलन में। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का दबाव था कि वो रूस को जिम्मेदार ठहराएं वॉर के लिए। कुछ देशों का मानना था, जैसे रूस का कहना था कि वो यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो मध्य मार्ग वाले देश थे उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का चयन किया जाए ताकि किसी को जिम्मेदार न ठहराते हुए ये युद्ध का काल नहीं है ये कहा जाए। और अब जो है वो स्टेटमेंट, वो कम्युनिक, वो संयुक्त घोषणा पत्र लगभग स्वीकार कर लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद है। और भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, भारत ने इसमें लीड लिया है कि आप कहिए अपने स्टेटमेंट में कि यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है ये युद्ध का काल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO में जो बयान दिया था पुतिन के सामने, जब पुतिन भी अचंभित हो गए थे उस बयान से कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंटीला के नीचे बैठे हैं जो बाइडन के साथ, और अगर G20 में वो घोषणा पत्र, वो कम्युनिक स्वीकार होता है तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर बात किया जाए G20 के टेक अवेज की, दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें क्या मानेंगे G20 की इस बाली के बैठक की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैंडशेक होता है। 3 साल के बाद 2019 के नवंबर में अंतिम बार दोनों नेता, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और तब हैंडशेक हुआ था, आमने सामने हुए थे। पिछले 3 साल में कई मंचों पर दोनों नेता आए हैं लेकिन हैंडशेक नहीं किया है, बातें नहीं की हैं। लेकिन कल जो डिनर आयोजित किया गया था गरुड़ विष्णु केनका में, जो एक जहां गरुड़ की विशाल प्रतिमा है, विष्णु की विशाल प्रतिमा है, वहाँ हैंडशेक हुआ। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो गर्माहट, जो कड़वाहट पैदा हुई है भारत और चीन के रिश्ते में, वो खत्म हो आने वाले वक्त में। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं भारत और चीन के रिश्ते के बीच में जिन्हें सुलझाना बाकी है। और एक तस्वीर, खास तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ G20 के नेताओं को देख सकते हैं। जो बाइडन, जोको विडोडो, PM नरेंद्र मोदी अभी पीछे से जुड़े हैं। बाकी जो बाइडन से जोको विडोडो बातचीत करते हुए, कार्यक्रम में देरी हुई थी, अब आगे किस तरह से कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। और इसके अलावा न सिर्फ G20 के कार्यक्रम, जब आप इस तरह के मंच पर पहुंचते हैं दुनिया के ताकतवर देशों के नेता, तो दूसरी कई बैठकें भी होती, कई बायलैटरल मीटिंग्स होती है। और उन बायलैटरल मीटिंग्स में आपको अपने देश की नीति तय करनी होती है, द्विपक्षीय संबंधों को तय करना होता है। और ये देखिए, जाहिर सी बात है, मैंग्रोव इवेंट के बारे में बताते हुए जो बाइडन को जोको विडोडो लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप तस्वीरों में देख रही होंगी। और मैंग्रोव 1 को दिखाने का कार्यक्रम है। तमाम चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में।
जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बरसात करता है। कई बार तो रूस की मिसाइलें प्लांट के इतने नजदीक गिरी कि लोगों की सांसें रुक गई, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर एक भी मिसाइल प्लांट से टकरा गई तो फिर ऐसा रेडियो एक्टिव तूफान आएगा जो हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देगा। हालांकि दावा किया जाता है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के ही कब्जे में है, लेकिन इसके बाद भी वो उसके नजदीक मिसाइलें दागकर ये दिखाता है कि यूक्रेन के सैनिकों ने प्लांट के करीब जाने की भी सोची तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ऐसी मिसाइलों से बचने के लिए वहां बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जो ज़ापोरिज़िया के आसमान की सुरक्षा करेंगे। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसने ज़ापोरिज़िया में मिसाइलों को मार गिराने वाले सिस्टम तैनात किए, रूस ने हमले शुरू कर दिए। लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन के खतरनाक डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइलों को मार गिराने के बाद धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इसके बाद भी कई घंटों तक रूसी मिसाइलें शहर पर बरसती रहीं और उन्हें ढेर करने के लिए डिफेंस सिस्टम से भी लगातार रॉकेट छोड़े गए। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और वहां बरस रही मिसाइलों की वजह से प्लांट पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका से जंग लड़ने के लिए चीन ने उसकी ही नकल कर डाली और उसका वो बम बना लिया जो इतना खतरनाक है, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। चीन की वायुसेना ने अपनी 73वीं सालगिरह पर वहां के सोशल मीडिया ऐप वीबो पर इस बम का वीडियो जारी किया, जिसमें चीन के H-6 के बॉमर से उस नए बम को हजारों फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया। चीन ने अपने इस नए बम का बस वीडियो ही जारी किया, उसके बारे में एक भी जानकारी नहीं दी। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के बम ने जितना जबरदस्त धमाका किया, उसे देखकर लगता है कि वो थर्मोबैरिक बम था, यानी ऐसा बम जो परमाणु बम तो नहीं लेकिन परमाणु बम के बाद उसी का नंबर आता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने अमेरिका से बराबरी करने के लिए उसी के GBU-43B जैसा खतरनाक बम तैयार कर लिया है और GBU-43B अमेरिका का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम है, इसलिए अमेरिका उसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहता है। अमेरिका ने 9,800 किलो के इस बम को 2003 में ही टेस्ट कर लिया था और 2017 में अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर उसे गिराया भी था, जिसे टक्कर देने के लिए चीन ने भी अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बना लिया। दावा है कि चीन के पास परमाणु बम के बाद सबसे ताकतवर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ही है, क्योंकि आम बम के मुकाबले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का धमाका ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा करता है। उसमें अपना बारूद तो होता ही है, इसके साथ ही वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को भी अपना विस्फोटक बना लेता है। वो अपने आसपास की ऑक्सीजन सोख लेता है और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका होता है कि जीता जागता इंसान भी भाप की तरह उड़ जाए। वैसे चीन के इस मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का वीडियो कोई पहली बार सामने नहीं आया। 3 साल पहले भी चीन की एक सरकारी कंपनी का इस बम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। तब दावा किया गया था कि चीन का ये बम साइज में इतना बड़ा है कि चीन की एयरफोर्स का मेन बॉमर H-6 के एक बार में ऐसा एक बम ही ले जा सकेगा। हालांकि ताजा वीडियो से यह जरूर लगता है कि चीन अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बना चुका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ से चीन की बड़ी कामयाबी नहीं मान रहे। उन्हें शक है कि जंग के मैदान में चीन इस खतरनाक बम का इस्तेमाल कर भी पाएगा, क्योंकि चीन का सिर्फ H-6 के बॉमर ही उसके मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को दुश्मन पर दाग सकता है, लेकिन उसके लिए उसे दुश्मन की हवाई सीमा में घुसना होगा। अमेरिका भी 5 साल पहले अफगानिस्तान में अपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से इसलिए हमला कर पाया था क्योंकि अफगानिस्तान की एयर स्पेस पर उसका कब्जा था, और फिर अमेरिका के पास अपने बम को दागने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉमर भी है, यानी ऐसा बॉमर जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। इन्हीं वजहों से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक चीन अपना खुद का H-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बना लेता, तब तक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसके कुछ खास काम नहीं आने वाला। इस बीच खबर है कि खैरसोन में जीत के बाद जेलेंस्की की नजर अब क्राइमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराने पर टिक गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा गेम प्लान भी तैयार कर लिया, जिसके तहत वो जल्द ही खैरसोन को क्राइमिया से जोड़ने वाले मेयरने शहर पर अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स की मदद से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगी। यूक्रेन ने अपने दक्षिणी हिस्से में जिस शहर को हमले के लिए चुना है, उसे जंग में रूस के लिए हथियारों का बड़ा सप्लाई हब माना जाता है, जो खैरसोन में नीप्रो नदी के दक्षिण में महज 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और ये शहर जमीन के रास्ते खैरसोन से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया तक पहुंचने का इकलौता जरिया है। दावा है कि 24 फरवरी को जंग की शुरुआत में रूस ने इसी शहर के रेलवे स्टेशन में ट्रेन की मदद से भारी भरकम हथियारों की खेप पहुंचाई थी और फिर खैरसोन पर जोरदार प्रहार कर जंग के शुरुआती दिनों में ही वहां कब्जा कर लिया था।
जिसके बाद ज़ेलेंस्की को भी जंग में बाजी पलटने के लिए खैरसॉन के इस शहर की रणनीतिक अहमियत का अंदाजा हो गया था और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने मई के महीने में ही इसकी घेरेबंदी का प्लान तैयार कर लिया था, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका से मिले 20 हाइमार्स की पहली खेप को खैरसॉन के आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया और उनकी मदद से कई हमलों में रूसी सेना के हथियारों के गोदामों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां तक हथियार पहुंचाने वाली रेलवे लाइनों और पुलों को भी तबाह कर दिया। दावा किया गया कि हाइमार्स की मार से बचने के लिए रूसी सेना के सारे पैंतरे फेल हो गए। खैरसॉन में फ्रंट लाइन पर मौजूद रूस के सैनिकों के पास मोर्चे पर डटे रहने के लिए हथियारों की भारी कमी हो गई और फिर करीब सितंबर की शुरुआत में यूक्रेन की सेना ने वहां से पुतिन की फौज को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद रूस अपनी सेना को वहां से वापस बुलाने के लिए मजबूर हो गया और यूक्रेन ने भी खैरसॉन में जीत का ऐलान कर दिया, जिससे यूक्रेन की सेना के साथ ही ज़ेलेंस्की का जोश भी हाई हो गया। और खैरसॉन पर कब्जे के बाद उन्होंने हाइमार्स की मदद से क्राइमिया को आजाद कराने के प्लान पर भी अमल शुरू कर दिया। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, जिसका संकेत उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में उस वक्त दे दिया था जब क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को मिसाइलों की बारिश से झुलसा दिया था। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि क्राइमिया को हाथ से निकलता देख पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। बेलारूस में रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट मिग-31 के दिखने से हड़कंप मच गया। पुतिन के हाथ से खैरसॉन के निकलने के बाद बेलारूस के आसमान से पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें परमाणु बम से लैस किंजल मिसाइल मिग-31 लड़ाकू विमान पर तैनात दिखी और वो फाइटर जेट बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से होकर गुजरता दिखाई दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि किंजल मिसाइल को रूस के हथियारों के जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। खैरसॉन से रूस की सेना की वापसी के बाद जानकार इसे पुतिन के अगले प्रहार के तौर पर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमान का बेलारूस में दिखना पुतिन के अगले कदम का छोटा सा नमूना है। या यूं कहें कि ऐसा करके पुतिन यूक्रेन को यह चेतावनी दे रहे हैं कि खैरसॉन के उनके हाथ से निकलने को रूस की जंग में हार के तौर पर आंकना गलत है, क्योंकि जंग के दौरान हर चाल सही साबित हो यह जरूरी नहीं। कहा जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने ऐसा पैंतरा चला और ज़ेलेंस्की को यह बता दिया कि वो खैरसॉन से रूसी सेना के लौटने को यूक्रेन की जीत न समझ बैठे। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमानों का बेलारूस में दिखने का मतलब ज़ेलेंस्की को 24 फरवरी की याद दिलाना है, वो तारीख जिस दिन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। उस दिन भी बेलारूस के रास्ते ही रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए थे और इसमें बेलारूस ने पुतिन का पूरा साथ भी दिया था। अब एक बार फिर बेलारूस के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान दिखने की खबर सामने आई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है। यही वजह रही कि किंजल मिसाइल से लैस मिग-31 लड़ाकू विमान दिखने से हड़कंप मच गया, क्योंकि किंजल मिसाइल इतनी खतरनाक होती है कि जहां भी गिरती है वहां राख और धूल के अलावा कुछ नहीं बचता। यानी जिस भी जगह इसका वार होता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बचते हैं, क्योंकि ये मिसाइल एक बार में इतना भारी परमाणु बम लेकर चल सकती है कि इसके हमले के बाद कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाए। इतना ही नहीं, रूस की इस घातक मिसाइल की रफ्तार भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाती है। दावा है कि किंजल मिसाइल आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर वार करती है और इसीलिए खबरें हैं कि पुतिन ने परमाणु बम ले जाने वाली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही बेलारूस में उतार दी, ताकि यूक्रेन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और तो और इस मिसाइल को मिग-31 फाइटर जेट में लोड किया गया, जिसका मतलब साफ है कि रूस ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर है, यूक्रेन को टारगेट। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 8 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, बातचीत होगी। भारत को G20 समिट की अध्यक्षता भी मिलेगी आज, क्योंकि 1 दिसंबर से मेजबानी भारत करेगा। और ये तस्वीरें आप इंडोनेशिया के बाली से देख पा रहे हैं, जहां पर मैनग्रोव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। फिलहाल मैनग्रोव जंगल का वो दौरा भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को भी आप देख पा रहे हैं, जो बाइडेन को आप देख पा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन भी यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बायलैटरल टॉक्स की थी। कार्यक्रम में थोड़ा डिले हुआ है, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस की वॉर जोन से तमाम खबरें आ रही हैं, पोलैंड पर हमले की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से कार्यक्रम में थोड़ा डिले हुआ। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं
क्योंकि मैंग्रोव यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देता है। ऐसे में मैंग्रोव जंगल को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। और नीरज मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाली इंडोनेशिया से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास सामने रख रहे हैं। फिलहाल नीरज, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंग्रोव जंगल की यात्रा भी कर रहे हैं, कुछ प्लांटेशन भी वहां पर की जा रही है, तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले दुनिया के तमाम ताकतवर नेता किसान के तौर पे दिखे। कुदाल से उन्होंने मैंग्रोव का पौधा रोपा। G20 के लिए जिस जगह पे इस मैंग्रोव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ है, जोको विडोडो तमाम नेताओं को लीड कर रहे हैं। और मैंग्रोव का वन, जो कि मैंग्रोव वन भारत के लिए कोई नया नहीं है, पश्चिम बंगाल में सबसे विशाल वन पाया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में भी आप देख सकते हैं जोको विडोडो को मैंग्रोव का पौधा दिखाते हुए तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं यहाँ, और जो बाइडेन भी मौजूद है। जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं, एक समूह में बैठे भी थे, और मैंग्रोव के प्रति दुनिया को जगाने के लिए कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से अगर आपको निपटना है तो आपको मैंग्रोव का पौधा का विस्तार करना होगा, मैंग्रोव के जंगलों का विस्तार करना होगा। और इंडोनेशिया ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है G20 सम्मेलन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग है। क्योंकि G20 का मंच जो होता है, जो जलवायु परिवर्तन पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसकी भूमिका G20 जैसे मंच पर भी तैयार की जाती है। और मैंग्रोव का वन जो आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है G20 सम्मेलन के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन, जो कि एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी है यहाँ का, इंडोनेशिया का, उसके प्रति जागरूकता दुनिया के नेताओं के माध्यम से जगाई जा सके। कुदाल से लोगों ने पौधा रोपा मैंग्रोव का। एक दिन के लिए किसान के तौर पे नजर आए तमाम नेता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, अभी तस्वीरों पे आपको दिख रहे होंगे, मैंग्रोव के पौधे से एक मैंग्रोव का पौधा उन्होंने निकाला है। और जोको विडोडो को दिखाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और तमाम जो मीडिया कर्मी एक तस्वीर पाने के लिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, खास पल है, अहम पल है G20 सम्मेलन का। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात बार बार होती है, और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो मैंग्रोव जैसे वन का विस्तार करना होगा, जो नष्ट हो रहा है। समंदर में जिस तरह से केमिकल का प्रभाव बढ़ रहा है, आमतौर पे जो समुद्र तटीय इलाका होता है, वहाँ मैंग्रोव के वन का विस्तार होता है। आप दूसरी जगह इसका विस्तार करना मुश्किल होगा, आप लगा नहीं सकते। तो समंदर के जो इलाके हैं, भारत में भी लंबा समंदर का तट है, इंडोनेशिया तो द्वीपों का समूह ही है, हजारों द्वीप से मिलकर इंडोनेशिया बना है। और बाली, जो कि हिंदुओं के द्वीप के तौर पे जाना जाता है, भगवान के द्वीप के तौर पे जाना जाता है, आज वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा बाकी जो G20 के 18 सदस्य देश हैं, वो इस वक्त मैंग्रोव वन जहाँ है उसका दौरा करते हुए, और आज की बैठक में देरी हुई है, आज के कार्यक्रम में देरी हुई है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के बाद वर्किंग सत्र में तो हिस्सा लेंगे। तीसरा सत्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, उसमें तो हिस्सा लेंगे ही, लेकिन बाद में जो बायलैटरल मीटिंग्स तय की गई हैं, क्या वो बायलैटरल मीटिंग्स हो पाएंगी? बायलैटरल मीटिंग्स में G7 के नेता भी शामिल हैं, फ्रांस से होनी है, जर्मनी से होनी है, और भी देश शामिल हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी एक छोटी मुलाकात कल हो चुकी है, लंबी मुलाकात नहीं थी, छोटी मुलाकात हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं मैंग्रोव वन की, बार बार जोको विडोडो पहुंचते हैं। मैंग्रोव का पौधा जो लगाया गया है, ये पौधे हैं। मैंग्रोव वन जंगलों के तौर पे भी होता है, वन के तौर पे भी होता है, लेकिन ये पौधे लगाए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए, खास तौर पे तैयार किया गया है। इस इलाके में जहां ये स्थल है बाली में, इसे खास तौर पे तैयार किया गया है। और समंदर में रासायनिक प्रभाव जो बढ़ रहा है, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में जो बढ़ रही है, अगर आपको उस पर काबू पाना है, ग्रीन हाउस गैसों पर अगर आपको काबू पाना है, तो मैंग्रोव का पौधा आपके बहुत काम आने वाला है, आपके नहीं दुनिया के काम आने वाला है। तो यही संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। तमाम देशों के नेताओं को आप देख सकते हैं। G20 का मंच अगर कहें तो सबसे बड़ा मंच हो गया है। G7 में ये संकल्पना ही की गई थी G20 बनाने की
ताकि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को तो देखा ही जाए, बाकी मुद्दों को भी एड्रेस किया जाए इस मंच के माध्यम से। तो G20 सम्मेलन में आज मैंग्रोव इवेंट में तमाम देशों के नेता शामिल हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि इस वक्त G7 के नेताओं की बैठक करके पहुंचे हैं पोलैंड के मसले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं यहाँ और दूसरे नेता मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे, शी जिनपिंग अब तक नहीं पहुंचे हैं, सर्जेई लावरोव भी हमें नहीं दिखे हैं इस कार्यक्रम में। अगर पीछे से पहुंचे होंगे, अगर ज्वाइन करेंगे तो इस बारे में जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन जोको विडोडो को जानकारी मिल गई होगी। वो दोनों नेता नहीं पहुंचे और कुछ नेता भी नहीं आ सके होंगे। हालांकि कार्यक्रम में देरी जरूर हुई है, पहले से शी जिनपिंग का कार्यक्रम रहा होगा, रूसी विदेश मंत्री का कार्यक्रम रहा होगा, राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार था, वो यहाँ नहीं पहुँचे। यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहाँ पोलैंड में हमला हुआ है और उस हमले के बीच, उस युद्ध के बीच G20 का ये पहला सम्मेलन था और G20 के सम्मेलन में भी यूक्रेन इफेक्ट देखने को मिला। जो कम्युनिक आएगा, संयुक्त कम्युनिक आएगा, उसमें प्रधानमंत्री की छाप दिखी है, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की छाप दिखी है, जो उन्होंने SCO सम्मेलन में कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, वो फाइनल ड्राफ्ट में आएगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसमें तो है, लेकिन जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा उसमें भी उसका जिक्र होगा। अंतिम तौर पे क्या सभी नेता हस्ताक्षर करते हैं कि नहीं, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव था कि रूस को जिम्मेदार ठहराया जाए आक्रमण के लिए, यूक्रेन युद्ध के लिए। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन यहाँ पर पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित रख सकते हैं और पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर G20 सम्मेलन में जिस तरीके से इस तरीके की तस्वीरें आना, क्योंकि थीम भी इस बार G20 की कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर आधारित है, ऐसे में ये तस्वीरें कितनी अहम हो जाती हैं? देखिए, तस्वीरें बहुत अहम है। सबसे जो बेहतरीन तस्वीर इस कार्यक्रम की रही वो ये थी कि जब तमाम G20 के नेताओं ने एक साथ पौधे का रोपण करने के बाद कुदाल उठाया, नेता किसान के तौर पे आज दिखे। दुनिया के तमाम ताकतवर नेता, चाहे जो बाइडेन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इमैनुअल मैक्रोन हो या दूसरे जो भी नेता यहाँ मौजूद हैं, वो एक किसान के तौर पे देखें। और अगर आपको मैंग्रोव वन का विस्तार करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलानी है, तब आपको इस तरह के कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे, अगर दुनिया के नेता इस तरह का संदेश नहीं देंगे, तो फिर कौन संदेश देगा? ये महत्वपूर्ण संदेश आज यहाँ से देने की कोशिश की गई है। और सबसे जो अच्छी तस्वीर अगर इस कार्यक्रम की कहेंगे तो वही तस्वीर थी जब तमाम नेताओं ने कुदाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पौधे का रोपण करके कुदाल से मिट्टी डाली उस पर, और फिर आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं ने ऐसे कुदाल उठाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए, और जाहिर सी बात है बिल्कुल नीरज, अपने आप में ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ खास कार्यक्रम हैं, उनकी भी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के कई बड़े नेताओं से भी मिलने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इससे पहले कल की अगर मैं बात करूं तो G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। G20 डिनर के दौरान दोनों नेता मिले, हाथ मिलाने के बाद कुछ देर तक यहां पर बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। ये भी आपको बता दें कि साल 2020 में हुई मुलाकात, 2020 में जो गलवान झड़प हुई थी उसके बाद से किसी मंच पर मोदी और जिनपिंग की ये मुलाकात पहली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है और इस बीच सामरिक साझेदारी पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है, साथ ही उन्हें संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाली में देखकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद उत्साहित नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका, ये सुनिए। और मोदी जी को लाइव देख करके वही फीलिंग हो रही है जैसे कि हमने अपने देवता को देख लिया है। मोदी जी ने जो भी भारतीय लोगों के लिए किया है और हमको यहाँ बताया है, उसकी हम प्रशंसा अपने शब्दों में नहीं कर सकते। हम बस इतना कहेंगे कि मोदी जी आपने आकर के हमारा सम्मान और बढ़ा दिया है इस देश में, और इंडोनेशिया में रहने वाले सभी भारतीय आपके सदा ही ऋणी रहेंगे आपके इस योगदान। सबसे खास बात क्या लगी?
मोदी जी के कि ये इंडिया और इंडोनेशिया को साथ में लेके चल रहे हैं। उन्होंने बाली की बहुत विशेषताएं बताई और सबसे बढ़िया बात तो लगी कि उनके पास कितना सब चीज का अंकर, एवरी नॉलेज कितनी बारीकी से हर का न्यूमेरिकल वैल्यू में बताया है। और मिशन वैल्यू जो है, मिशन वैल्यू मैं अपने बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करती आई हूँ। मैं 2021 से फॉलो कर रही हूँ उनको, और जब से उन्होंने मिशन लाइव किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इट्स पार्ट ऑफ ऑल आवर बिजनेस। भारत और इंडोनेशिया के संबंध के बारे में बात करी, बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरीके से लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है कि हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मोदी जी यूनिवर्सल नेता ही ये साबित होता जाता है। वैश्विक नेता। बहुत उत्साह था पूरी भारतीय जनता में, और जितना उत्साह था उससे ज़्यादा मोदी जी ने हम सबको दिया। इससे ज़्यादा बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा लगा मोदी जी को सुन के, देश के प्रति उनका योगदान देखते हुए हमें बहुत गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। तो भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुलाकात की, उत्साहित यहाँ पर नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें आप मैनग्रोव कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो बाइडेन है, जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने।